हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज पेपर राइटिंग गाइड के अनुसार कि हाउ टू अटेम्प्ट एमएसएन या एएचएन। हम सबको पता है कि एमएसएन, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को ही अब के सेमेस्टर टाइम एग्जाम में उसको एएचएन यानी कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। तो AHN स्टैंड्स फॉर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। और AHN का पेपर एक तो थर्ड सेमेस्टर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं AHN1, और दूसरा पेपर होता है AHN, वो फोर्थ सेमेस्टर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं AHN सेकेंड। तो आज के पेपर में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेडिकल लड़का, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। चलतिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाली वीडियो होने वाली है कॉलेज पेपर राइटिंग गाइड, हाउ टू अटेम्प्ट एमएसएन या एएचएन पेपर। और ये वीडियो होने वाली है थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, एएचएन फर्स्ट वालों के लिए भी और एएचएन सेकेंड वालों के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपको पता है कि एएचएन का जो सवाल आता है, जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 15 नंबर के होते हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 + 8 + 5 इन तौर पे मेनली होता है। 2 + 8 कहने का मतलब, 2 + 8 + 5 कहने का मतलब, किसी भी क्वेश्चन के हमें पार्ट ए पूछा जाता है, पार्ट बी पूछा जाता है और पार्ट सी। पार्ट ए 2 नंबर का आएगा, प्लस पूछा जाएगा पार्ट बी, या 5 नंबर का भी आ सकता है या 8 नंबर का भी आ सकता है, स्लैश डाल देते हैं बीच में। और उसके बाद पूछा जाएगा पार्ट सी। पार्ट सी मेनली 8 नंबर के पूछे जा सकते हैं या 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। जब हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने बैठते हैं तो 2 + 8 + 5 = 8 2 10 7 15, 15 मार्क्स। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी राइटिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से, अपने लिखने के स्ट्रक्चर के माध्यम से आप 15 में से आउट ऑफ 15 10 मार्क्स आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताने जाऊंगा मैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई चीज़ों से आपको एक हद तक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आएगा डेफिनीशन, कि डिफाइन करो निमोनिया क्या है। तो जिस सवाल में डेफिनीशन पूछ दे, आपको ये डेफिनीशन बतानी है, ठीक है। डेफिनीशन बताने के बाद, डेफिनीशन मेनली आता है 2 नंबर का, लेकिन आपको डेफिनीशन के साथ साथ, ध्यान रखिए, डेफिनीशन के साथ साथ आपको डेफिनीशन नंबर 1 के साथ और लगाकर डेफिनेशन नंबर 2 भी देनी है। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। डेफिनेशन नंबर 2 और ये डेफिनेशन नंबर 1। और डेफिनेशन लिखने में आप 2-3 चीज़ों का अनुसरण या पालन बहुत अच्छे तरह से कर पाएँ। अगर आप डेफिनेशन, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का डेफिनेशन दो, तो आप डेफिनेशन लिखना ऐसे ही शुरू करें, सीधा अकॉर्डिंग टू WHO ऐसे लिखें, अकॉर्डिंग टू WHO, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेडिकल मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। जो भी डेफिनेशन है वो आप लिख दें। ध्यान रहे, जब आप अकॉर्डिंग टू लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको वो डेफिनेशन सेम की सेम देनी है, सेम टू सेम डेफिनेशन देनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बीच में डालना और अपने मन से कोई भी मिलती जुलती डेफिनेशन यहाँ दे दें।
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन हेल्थ डिवाइन है ये। हालांकि आपका मार्क्स सिक्योरिंग सेगमेंट वो 2 नंबर का है, लेकिन जब आप इस तरीके से इतनी बेहतरीन तरीके से अपना फॉर्मेट बना के और आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो अगर एग्जामिनर नंबर देना नहीं भी चाहेगा तो आपको 2 में से 1.2 नंबर 1.5 नंबर हमेशा देकर जाएगा। तो आपका पार्ट ए जो है पार्ट ए वो सिक्योर हो जाता है इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेशन वाला पार्ट समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं 2 से तरफ। जब पहला डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, वो है हमारा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी आप इसको आसान भाषा में रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं, और रिस्क फैक्टर हमेशा डिसऑर्डर्स के लिए सेम होता है। तो आपको क्या करना है, 1-2 रिस्क फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ किसी भी बीमारी का जो मेनली देखे जाते हैं। तो 1-2 रिस्क फैक्टर देखें जो मेरे अनुसार हो सकते हैं आपके स्टडी में काम आए। रिस्क फैक्टर होता है एज, कि मेल्स को ज़्यादा होता है फीमेल को कम होता है। रिस्क फैक्टर हो सकता है सेक्स, कि मेल को ज़्यादा होता है फीमेल को कम होता है। एज में जैसे मैं गलत बोल गया, 25 साल की उम्र वाले को ज़्यादा होता है, 36 साल वाले को कम होता है। सेक्स के अलावा होता है रेस, इंडियन में ज़्यादा होता है अमेरिकन में कम होता है। उसके बाद होता है जीन। उसके बाद एक और हो सकता है आपका ऑक्यूपेशन, जो लोग ड्राइवरी करते हैं या खलासी करते हैं उनमें आरटीए का चांस ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशन के अलावा आप कर सकते हैं इन्वायरमेंट, वो भी एक रिस्क फैक्टर है इन्वायरमेंट, तो आप इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी एटियोलॉजी सिक्योर करनी है। और एटियोलॉजी लिखने में सबसे बड़ा गुण है कि आप एटियोलॉजी जब लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ऐसे क्या होगा, पेपर बनावट के दृष्टिकोण से या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जो है आपका देखने में एग्जामिनर को बहुत सुंदर लगेगा। अब एक के अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं रेस में, कि जैसे मान लिया जाए कि ये पहला ऑप्शन मैंने लिखा एज, तो ऐसे आप लिख सकते हैं मोर कॉमन इन मेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर का एटियोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हमने ये समझना है कि हम लोग अपना 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्लीट कर चुके हैं। एक ये हो गया और ये हो गया। तीसरा आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत लगती नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी हर डिसऑर्डर की अलग अलग होती है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए हम ज़रा यहाँ कोने में आते हैं। ये देखिए, पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए आपको एक कॉमन पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं। देखिए कि हमने लिखा कि मान लेते हैं कि वायरस ऑफ निमोनिया इज फाउंड इन इन्वायरमेंट। फिर यहाँ से तीर मार के, इसी को होते हैं फॉलो डायग्राम, जो तीर मार के हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है। तीर मार के आपने लिखा कि इन्वायरमेंट में वायरस मौजूद था। उसके बाद इनहेलेशन हमने किया। अब इनहेलेशन हम गंदे इन्वायरमेंट की वजह से भी करते हैं। माइक्रोब्स इंटर इन लंग्स, तो लंग्स के बाद वो टिश्यू का नेक्रोसिस करेगा तो एक्सुडेट फ्लूइड जमा होंगे। इसकी वजह से एल्वोलाई भरेगा, एल्वोलाई भरने से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने से सांस लेने में डिज्निया आएगा, और डिज्निया आएगा अब साइन सिम्टम, तो यहाँ आपने फाइनल कर देना है सो साइनम सिम्टम अकर्स। तो इस तरह से लिखा जाता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अगर किसी डिसऑर्डर के अनुरूप अगर बनाना हो तो मैं उस पर एक अलग सा वीडियो कभी बना दूंगा आप पे।
तो इस तरह की होती है हर डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी, जो कि सेपरेट होती है, अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर हम एक बार बात करें तो डेफिनेशन को लिखने का तरीका, एटियोलॉजी को लिखने का तरीका, पैथोफिजियोलॉजी को लिखने का तरीका, और फिर आता है हमारा पार्ट 4 यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लिखने का तरीका। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, वो है साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर साइन एंड सिम्टम्स आपको याद हैं या किसी एक खास डिसऑर्डर के, किसी एक खास सिस्टम के डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो सेम तरह के होते हैं। तो आप साइन एंड सिम्टम बना के वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना है, आपको वर्टिकल में साइन एंड सिम्टम लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कफ, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ, आपको लंबा लिखना है, स्वेलिंग, ठीक है, ब्लीडिंग, अलग अलग डिसऑर्डर के अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको इस तौर पे लिखना है, ठीक है। कफ हो सकता है, डिज्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो इस तरीके पे आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने कंप्लीट कराने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरीके से आपको कंप्लीट कराने। फिर आते हैं आपका पांचवा पॉइंट आता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं हर बीमारी के लगभग सेम होते हैं, फिर भी किसी खास तरह की बीमारी के लिए खास तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं इंटर करूँगा, ज़्यादा इन्वेट नहीं करते हुए सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आपको याद भी हो जाए आसानी से, वो मैं लिख देता हूँ। जैसे आप CBC कराएंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जांच कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराएंगे, RFT कराएंगे, LFT कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT बोले तो रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके बाद आप एक्सरे करा सकते हैं किसी बीमारी के लिए। और ध्यान दीजिए मैं वर्टिकल जा रहा हूँ, वर्टिकल एक्सरे कराएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी तो MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे। जैसे अगर रेस्पिरेटरी डिजीज का एग्जांपल दें तो हम इसको ब्रोंकोस्कोपी करा देंगे। अगर GIT के बात करें तो इंडोस्कोपी करा सकते हैं। तो ऐसे करके आपके डिसऑर्डर्स की जो भी आपकी बीमारी है, ऐसे करके आपके डिसऑर्डर के जितने टेस्ट होते हैं उस आपको एक लाइन में यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में करते हुए लिखना है। ये है गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस तरीके से आपको अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला पोर्शन पूरा करना है, ठीक है। अब हम एक बार शुरू से देख लें तो हमने क्या क्या किया। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि हम लोग कुछ चीज़ें समझ चुके थे कि हमको डेफिनेशन किस तौर पे अटेम्प्ट करनी है, एटियोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करनी है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ तक हम लोग देख सकें। अगर आप अभी भी चैनल में बने हुए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेडिकल लड़का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर मैं आगे पढ़ूँगा, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हुए अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी अटेम्प्ट मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट का सीधा मतलब क्या होता है, यहाँ से मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। मेडिकल मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है ड्रग्स। तो ड्रग्स आपको किस एतबार से निकले हैं, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हेडिंग डाल के आपको लिखना है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आप क्यों दे रहे हैं, तो आपको लिखना है टू ट्रीट या टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। इसके लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल में एक बैक्टीरिया का नाम एक एंटीबायोटिक का नाम
दूसरे एंटीबायोटिक का नाम, तीसरे एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे क्लेवम, जैसे अमोक्सिसिलिन, ये सब आपको लिख देंगे। फिर वैसे जैसे आपने एंटीबायोटिक लिखा है वैसे दूसरे नंबर पे एंटी वायरल, ठीक है। एंटीवायरल में आप क्या लिखेंगे? टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका? फिर एग्जाम्पल में क्या आएगा? एसाइक्लोविर, ऑस्टालविर। तो ये तरीके होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट को नोट डाउन करने का, मेडिकल मैनेजमेंट को अप्लाई करने का। इसके अलावा आपको जैसी जैसी जो ड्रग्स में जैसी जैसी ड्रग्स आती हैं आप ऐसे ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो कई कई बीमारियों में सर्जिकल मैनेजमेंट का पोर्शन नहीं होता है। तो जिस बीमारी में जैसे कफ, फीवर, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट का पोर्शन नहीं होता है। तो जब सर्जिकल मैनेजमेंट का पोर्शन ही नहीं होगा तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। जिस डिजीज में सर्जरी एसेक्स होगा उसमें आपको सर्जरी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट डालना है। जिस डिजीज में सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, जिस डिजीज में सर्जरी नहीं होगा उसमें आपको सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं डालना है, ठीक है। आपको बात समझ में आई? अब सर्जिकल मैनेजमेंट को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप जैसे ऐसे हेडिंग बनाएंगे, एसेक्स सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आपने जैसे यहाँ हम लोग ब्रोंकोस्कोपी कर रहे थे, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो हमने दिया वी हैव टू डू ब्रोंकोस्कोपी। वी हैव टू डू ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए तो सामान है, ओटी टेबल है, चेकलिस्ट है, वो सबको लिखने के बाद आपको 2 चीज़ें और लिखनी है, एक प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, एक पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट लिखने के लिए वैसे ही प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जब आप हेडिंग डालेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको लिखनी है। पहले आपको लिखना है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। पहले आपको लिखना है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद आपको लिखना है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। ये ऑपरेशन से ध्यान रखिए, इसमें प्री ऑपरेटिव शब्द आया है, यानी ये ऑपरेशन से पहले का है। ये ऑपरेशन से पहले का है, ऑपरेशन से पहले का है, बिफोर। वैसे ही जब क्लाइंट ओटी से बाहर निकल के आ जाता है तो आपको फिर अगेन दोनों चीज़ें लिखनी है। आपको लिखना है पोस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, और फिर आपको लिखना है पोस्ट ऑफ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, और फिर आपको लिखना है पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना सर्जिकल मैनेजमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर देख लें, हम लोग को सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखना है जो भी आपका ब्रोंकोस्कोपी है तो ब्रोंकोस्कोपी कराया है, उसमें आपने लिखना है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव में फिर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। वैसे ही ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया? सर्जिकल मैनेजमेंट क्लियर कर लिया। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक का नाम है नर्सिंग डायग्नोसिस, ये हमेशा प्रायोरिटी वाइज होता है, प्रायोरिटी वाइज होता है।
मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले 10 से 12 दिनों में नर्सिंग डायग्नोसिस की एक मास्टर क्लास, कि आपको 10-12 नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसे याद हो जाएं कि आप हर डिसऑर्डर में, हर डिजीज में उसको डाल सकें, वो बनाने की कोशिश करूँगा। और यहीं पर आई बटन पे यहाँ पे लिंक डाल दूँगा। अभी तो खैर नहीं है, जब बनाऊँगा तब की बात कर रहा हूँ कि आई बटन पे लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा प्रायोरिटी वाइज बनते हैं। और अगर आपसे 15 नंबर का सवाल पूछा है तो आपको एटलीस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस 5 लिखने हैं। 5 नर्सिंग डायग्नोसिस निकले हैं और उन्हीं नर्सिंग डायग्नोसिस 5 नर्सिंग डायग्नोसिस का एनसीपी बनाना है। और एनसीपी में भी सेम अलग तरह की मास्टर क्लास हम लोग लाएंगे कभी आने वाले 10 से 12 दिनों में। और एनसीपी अगर आपने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा है तो आपको एनसीपी मात्र 3 पे बनानी है, वो 3 पे जिनमें आपकी डिजीज की प्रायोरिटी है। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है। तो 5, 6, 7 स्टेप होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, फिर होता है डायग्नोसिस, फिर होता है गोल, फिर होता है प्लानिंग, फिर होता है इंटरवेंशन, फिर होता है रैशनली। अब हम इसको हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट क्या है? जो आप असेस करेंगे डिजीज में। असेसमेंट अगेन 2 तरह की होती है। सब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा वो है जो सब्जेक्ट खुद बता रहा है। सब्जेक्ट यानी पेशेंट आकर खुद बता रहा है, सब्जेक्ट खुद बताएगा आपको, सब्जेक्ट खुद बताएगा तो सब्जेक्टिव डेटा। और आप जो ऑब्जर्व करेंगे, आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो आ जाएगा आपका इधर ऑब्जेक्टिव डेटा। इस तरह से डायग्नोसिस आपको कहाँ से लिखनी है? तो डायग्नोसिस यही जो मैंने आपको बताई थी कि नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा 5, वैसे डायग्नोसिस यहाँ भर देना है। फिर गोल होते हैं आपके, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपका हमेशा यही रहेगा कि पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर देना है, यानी इसको अपने पुराने वाले ज़िंदगी में लौटा देना है। शॉर्ट टर्म गोल आपका चेंज होगा, जैसे पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए बनेगा, जैसे पेशेंट को पेन है तो आपका शॉर्ट टर्म गोल पेन के लिए बनेगा। ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें फिर वापस से इसमें आ जाएंगी। फिर प्लानिंग, उस शॉर्ट टर्म गोल को करने के लिए आप प्लान क्या कर रहे हैं? क्या हमने प्लान किया इसका ब्रोंकोस्कोपी, हमने प्लान किया इसको नसेट्स देना, हमने इसको प्लान किया कि डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन लगा देंगे। फिर उन प्लानिंग में आपने क्या चेंज किया, क्या इंटरवेंशन हो रहे हैं, क्या चेंज किया, वो यहाँ इंटरवेंशन में आएगा। और रैशनले यानी कि आपने किस वजह से चेंज किया। ध्यान देने वाली बात है, किस वजह से आप चेंज कर रहे हैं, आपका रैशनले क्या है। आप कोल्ड एक्सपंजिंग कर रहे हैं तो कोल्ड एक्सपंजिंग से पेशेंट को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। और फिर लास्ट में आएगा आपका आउटकम कि आपकी कोल्ड एक्सपंजिंग देने की वजह से उसका वाइटल स्टेबल हुआ या नहीं। काफ़ी बड़ी क्लास थी, काफ़ी कुछ इसमें हमने सीखा और सब तितर बितर हो गया है। तो ये था कॉलेज पेपर राइटिंग गाइड में कैसे अटेम्प्ट करें MSN या AHN का पेपर। उम्मीद है कि डिटेल्ड आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और डिटेल्ड वीडियो के लिए मेडिकल लड़का को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट दें। कमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस बारे में भी कमेंट करेंगे उस बारे में हम लोग नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से मैं खुद आकर आपको पढ़ाऊं, जैसे क्लासरूम टेक्निक पर क्योंकि अभी मेरी आंखों में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है तो इसीलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ये पूरा नोट्स लेने के लिए। टेलीग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, जो आपका कमेंट, आपका पिन क्या होगा कमेंट में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, तो ज्वाइन होइए। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप इट सिंपल और कीप नर्सिंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।